गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। एक अच्छी खबर के साथ आज मैं आपके सामने। मुझे खबर मिली है कि बहुत जल्दी लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है और एक अधिकारी से पता चला है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप अपने पढ़ाई को लगातार करते रहें। कभी भी आ सकता है, इसलिए धीमे नहीं पढ़ना है, पढ़ते रहना है। आज हम लोग एवरी रीडर हिज या हर बुक 5 लॉज में थर्ड लॉ डॉक्टर रंगनाथन का, एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। एक ये भी क्वेश्चन है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने कहा? तो मॉरिस गोयर ने कहा था। आज हम लोग प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले थर्ड लॉ को पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। BLIS वाले गौर से सुनना है और गौर से समझना है, और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले, खासकर वो लोग जो सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, उन्हें भी मैं कह रहा हूं कि BLIS का जब अलग से मैं लाइव क्लास चलाऊंगा तो आप भी जुड़ के पढ़ लेना। BLIS को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, उसके पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ोगे, कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, तो आपको परेशानी होगी। और एक बार BLIS के पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन में जो BLIS स्तर का होगा आप निकाल लेंगे। तो थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को इसका पाठक मिले, ये डॉक्टर रंगनाथन ने कहा। और कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बुक सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्यों बुक सिलेक्शन? इसलिए बुक सिलेक्शन कि अनाप शनाप पुस्तक ना आए, अनुपयोगी पुस्तक नहीं आए। मैकॉल्विन, जिनका बहुत बड़ा योगदान है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए इंग्लैंड में। आप जब मैकॉल्विन को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज जानकारी मिलेगी और आपको पढ़ना है, क्योंकि एक बार जब मोहब्बत हो जाएगा, लगाव हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस से, तो आप निश्चित ही पढ़ेंगे। तो मैकॉल्विन ने कहा था बुक सिलेक्शन में कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, उनका यह मानना है कि मांग आपूर्ति का मतलब यह है कि उसी पुस्तक को चुना जाए जिसका मांग अधिक हो। अगर उस तरह की पुस्तक को मैंने ले लिया, पाठ सामग्री को, जिसका मांग नहीं है, तो हम धन का, समय का बर्बादी कर रहे हैं। मैकॉल्विन ने बुक सिलेक्शन का एक और थ्योरी दिया है जो आपके सामान्य किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। चाहे आप इग्नू की ही बुक क्यों ना पढ़ लें, नालंदा यूनिवर्सिटी का ही बुक क्यों ना पढ़ लें, बहुत रेयर जो बुक सिलेक्शन के स्पेशल बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा
कि V3 उन्होंने कहा वैल्यू, वॉल्यूम और वैरायटी। V3 के नाम से याद रखना है, वैल्यू, वॉल्यूम और वैरायटी। लेकिन मैकॉल्विन ने बुक सिलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि जो पुस्तक का पाठक नहीं मिलता, ये वैसे ही है जैसे कागज पे स्याही से लिखी हुई कोई चीज, इससे ज्यादा उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि किसने कहा कि पुस्तक स्याही से लिखी हुई एक चीज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अगर उसका पाठक नहीं मिलता है। तो आप अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, निश्चित आप मैकॉल्विन को टिक कर देंगे। रंगनाथन ने फर्स्ट 3 लॉ दिया बुक सिलेक्शन के लिए कि वैसे पुस्तक को चुना जाए जो बुक्स आर फॉर यूज हो, एवरी रीडर हिज या हर बुक हो, और एवरी बुक्स इट्स रीडर हो। यानी पुस्तक उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यह तभी संभव है जब डिमांड के अनुरूप पुस्तक को चुना जाएगा, बुक को सेलेक्ट किया जाएगा। दूसरी ओर ड्यूरी का सिद्धांत है कि राइट टाइम पर राइट यूजर को राइट रीडिंग मटेरियल मिलना चाहिए, इसको सामने रख करके बुक को सेलेक्ट किया जाए। और मेलविल डेवी, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए, ये वही मेलविल डेवी जिन्होंने इंडिया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया, ये वही मेलविल डेवी जिन्होंने डीडीसी को तैयार किया, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या कहा कि बेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट यूजर और लिस्ट कॉस्ट। ये सब क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा कि बेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट यूजर एंड लिस्ट कॉस्ट? तो मेलविल डेवी। बेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट यूजर और लिस्ट कॉस्ट का क्या मतलब? कहा कि पाठ्य सामग्री को, पुस्तक को वैसा सिलेक्ट किया जाए जिसमें इंफॉर्मेशन हो और जिसके यूजर अधिक मिले और कम से कम लागत का हो। वैसे आपको बता दें कि पुस्तक या पाठ्य सामग्रियां जो होती है वो कितने कैटेगरीज की होती है। एक नॉलेजेबल बुक होती है, ज्ञानदायक। एक रिक्रिएशनल बुक होती है, मनोरंजनदायक। और एक मोटिवेशनल बुक होती है, यानी प्रेरणादायक। 2 ऑप्शन रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा, तीसरा को चूज करना है। कहा बुक में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, बुक कहते किसको हैं, सब पढ़ने का चीज है और आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे। तो बुक सिलेक्शन आप समझ गए होंगे कि डिमांड ऑफ द यूजर को अगर सामने रख करके लिमिटेशन ऑफ बजट, लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड डिमांड ऑफ द यूजर, सबसे मुख्य प्रमुख है डिमांड ऑफ द यूजर। अगर इसको सामने रख करके पुस्तक को चुना जाएगा, बुक को सेलेक्ट किया जाएगा, तो एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिल जाएगा। अगला क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पुस्तक को चुन लिया तो वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? कहा नोटेशनल वैल्यू देना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ ऑनर्स है तो आप 5-1 दे देंगे बुक में। और मान लीजिए कि कोई बुक म्यूजिक की है तो उसका नंबर 780 हो जाएगा। और कोई कानून के छात्र हैं, विधि के छात्र हैं
और उन्हें विधि की किताबें चाहिए, तो ये लॉ का नंबर, ये मैथमेटिक्स और ये म्यूजिक का नंबर, ये हुआ नोटेशनल वैल्यू। तो कहा कि क्लासिफिकेशन में एक तरह की चीज को एक जगह पे रखना और दूसरे तरह की चीज को दूसरे जगह पे रखना। मतलब यह है कि मैथ की सारी बुक एक जगह पर 510 एक जगह, मैथ में भी अलजेब्रा एक जगह, अर्थमेटिक एक जगह, ट्रिग्नोमेट्री एक जगह, स्टैट एक जगह। यानी समान वस्तु को एक साथ रखना या समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन इज द टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इन द लाइब्रेरी। कहा कि उससे फायदा, तो कहा कि जब हमें पता होगा कि मैथ का शेल्फ, मैथ की अलमारी, उर्दू में अलमारी, इंग्लिश में शेल्फ और हिंदी में निधानी कहते हैं, मुझे पता है कि यह मैथ की बुक यहां मिलेगी, तो क्या होगा, हम वहां से जाकर के अपने पसंद की पाठ्य सामग्री को ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि ये नंबर एक यूजर को कैसे पता होगा। ये तो वही जाने जो लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल पढ़ना कितना जरूरी है। आपको बिना प्रैक्टिकल पढ़े हुए गुजारा नहीं होगा। अभी ना पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद ना पढ़ेंगे तो नौकरी यानी जॉब में आने के बाद पढ़ेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो जैसे जनरल यूजर को समझ में नहीं आ रहा है कि 510 क्या है, 780 क्या है, 340 क्या है, वैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा। और आप अगर पढ़ लेंगे तो नोटेशनल वैल्यू देख करके आप पता कर लेंगे कि ये म्यूजिक की बुक है, ये लॉ की बुक और ये मैथमेटिक्स के लिए। तो वैसे साधारण यूजर के लिए जो क्लासिफिकेशन का जिन्हें ज्ञान नहीं है, बे गाइड लगाया जाता है। बे गाइड, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संदर्शिका। अब जैसे वहां पर साइंस लिखा जाएगा हिंदी में, वहां पर मैथमेटिक्स लिखा रहेगा, आराम से वहां जा करके सर्च कर सकते हैं, यूजर आराम से सर्च कर सकते हैं बे गाइड। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया कि बे गाइड का संबंध किस लॉ से है, तो थर्ड लॉ। आपसे पूछ दिया गया बुक सिलेक्शन का संबंध किस लॉ से है, तो आप बोल देंगे थर्ड लॉ। आपसे पूछ दिया गया क्लासिफिकेशन, तो थर्ड लॉ। अब जब क्लासिफिकेशन हो गया तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट होगा। क्लासिफाइड अरेंजमेंट होगा। अब ये क्लासिफाइड अरेंजमेंट कौन करेगा, कहा आप कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का नॉलेज आपको है। 510 एक जगह तो 510.1 एक जगह, फिर 510.12 एक जगह, फिर 510122, इस तरह से अरेंज होगा। अरेंजमेंट क्या फायदा, कहा एक जगह पे पुस्तकें होंगी, एवरी बुक सिट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिल जाएगा, यह फायदा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। और जब यह होगा तो फिर कहा कैटलॉग, कैटलॉग बनेगा। कैटलॉग क्या होता है, मैंने पिछले दिनों भी बताया, ए लिस्ट ऑफ बुक इन पार्टिकुलर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या है, कहां है और कैसे है, इसलिए पुस्तकालय का दर्पण कहा जाता है पुस्तकालय सूची को। इसकी मदद से एक पाठक पाठ सामग्रियों को सर्च कर लेंगे।
इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेंगे, यानी संग्रहित सूचना से वांछित सूचना ले लेंगे। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कि बिना कैटलॉग के, बिना, गौर से सुनिएगा, बिना कैटलॉग के पाठ सामग्री को खोजना वैसा ही कठिन है जैसे अंधेरी रात, यानी काली रात में काला पहाड़ पे काली चूटी को खोजना। काली रात काला पहाड़ पे काली चूटी को खोजना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है बगैर कैटलॉग के पाठ सामग्रियों को खोजना या ढूंढना। इसे भी आपको सीखना पड़ेगा, जो मैंने बताया था ASCR2 और CCC। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बहुत नाम आपने सुना होगा, ये भी बेस्ड करता है कैटलॉग और क्लासिफिकेशन पर ही। अगर आपका कैटलॉग बढ़िया नहीं होगा, आप अच्छा ऑटोमेशन वर्क नहीं कर सकते, खास करके कैटलॉग मॉड्यूल पे, क्योंकि बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप कैसे ऑटोमेशन कीजिएगा। यह सब सीखा जाता है, करत करत अभ्यास होता है। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है इंसान को। और एक सूत्री कार्यक्रम, जैसे मछली की आंखों पे, बहुत लोग कहते हैं चिड़िया की आंखों पे, जिस तरह से अर्जुन की निगाह थी तीर सीखने में, वैसे ही आपकी निगाह होनी चाहिए कि मुझे तो ये कंपटीशन compete कर लेना है। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं, अपने छात्र एवं छात्राओं से, कि कोई कोर्स है क्या ऐसा जो तुमको PMO ऑफिस तक ले जाए, तुम्हें राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद ले जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम में ले जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और फाइनेंस में ले जाए, तुमको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ले जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में ले जाए? कहा नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा कोर्स है और इतना सस्ता कोर्स है जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पुनः मैं बोलूंगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो क्या पता चल रहा है कि कैटलॉग अगर बेहतर ढंग से होगा, आपने अगर कैटलॉग पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, तो उसमें ट्रेसिंग एरिया होता है जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतन क्षेत्र, जिससे पाठक खोजता है। तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा कैटलॉग में जो एक पाठक है, एक यूजर है, वो किस चीज को खोजता है? सब्जेक्ट से। तो एक एंट्री जो एडेड एंट्री बनती है, आप कहिएगा एडेड एंट्री क्या होता है? अदर देन मेन एंट्री इज कॉल्ड एडेड एंट्री। इस सब को आपको समझा देंगे हम जब एंट्री पढ़ाएंगे। मेन एंट्री, एडेड एंट्री, रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, एवरीथिंग, हर चीज क्लियर होगा, हर एक चीज क्लियर कर देंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक बार नहीं ठूंसा जाता है, हल्का 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 हल्का, और हल्के हल्के आप पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन पर डे आपको रूटीन बना के पढ़ना ही होगा। अगर पर डे रूटीन बना के नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगा। बहुत क्लियर कंसेप्ट। पर डे रूटीन बना के आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप ही सिलेक्ट होंगे। तो मैंने क्या कहा कि कैटलॉग में एक यूजर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट से खोजता है। बहुत सारे यूजर ऑथर से खोजेंगे, फर्स्ट ऑथर से, सेकंड ऑथर से, थर्ड ऑथर से। बहुत सारे लोग एडिटर से खोजते हैं, बहुत सारे लोग को किताब का नाम यानी टाइटल ही याद होगा। यानी जिस अप्रोच से पाठक पाठ्य सामग्री को खोजे, उसे उसका वांछित पाठ्य सामग्री मिल जाए। और जब पाठ्य सामग्री मिलेगा तो एवरी बुक्स इट्स रीडर होगा। फिर कहा इसके लिए जरूरत होगा ओपन एक्सेस सिस्टम।
ओपन एक्सेस सिस्टम। ये क्या है? तो कहा आबाद प्रवेश प्रणाली है, बगैर किसी रोक ठोक के। जैसे आप मॉल में जाते हो, कहा लाइब्रेरी में भी एक रजिस्टर रखा हुआ होगा, आप एंट्री करेंगे, आपका जो नंबर होगा, नंबर का सेंस मेंबर का जो नंबर होता है, जो कार्ड, उसको एंट्री करेंगे और आप लाइब्रेरी में प्रवेश कर जाएंगे। और जिस तरीके से मॉल में आप अपने पसंद के कपड़े खरीद लेते हैं, अपने पसंद की घड़ी खरीद लेते हैं, अपने पसंद की कुछ भी खरीद लेते हैं, वैसे ही अपने पसंद का आप पाठ्य सामग्री ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा कफन लेके चला आ रहा है। अब आप कहिएगा पढ़ाते पढ़ाते आप हमको मार रहे हैं क्या, कफन? तो कहा नहीं, कफन प्रेमचंद का उपन्यास है, क्योंकि उसे तो खुली छूट मिली, ओपन एक्सेस सिस्टम है। वो लाइब्रेरी में अपने पसंद का कोई भी बुक ले लेगा, और बुक को जब वो सिलेक्ट करेगा, चाहे लाइब्रेरी में बैठ करके यूजर पढ़ लेंगे या फिर उसे इश्यू करा के लेके चले जाएंगे, तो एवरी बुक इट्स रीडर हो जाएगा, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिलेगा। फिर डिस्प्ले करना होगा, प्रदर्शनी लगाना होगा। बहुत सारी पाठ सामग्री की जानकारी नहीं है यूजर को, तो उसको डिस्प्ले करना होगा। बुक फेयर, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, ये भी जरूरत होगा। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी की भी जरूरत है, क्योंकि जिस चीज को हम दिखाते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। हम लोग सुनते हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो पब्लिसिटी, मार्केटिंग, क्यों? टू प्रमोट, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, उसे बताने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। और मार्केटिंग कैसे होगा? तो विभिन्न माध्यमों से होगा, आइदर प्रिंट मीडिया से होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से होगा, इंस्टाग्राम से होगा, टेलीग्राम से होगा, यूट्यूब से होगा, कहा फेसबुक के माध्यम से होगा, एग्जीबिशन लगा करके होगा, डिस्प्ले करके होगा, और तो और लेक्चर, जो बुद्धिजीवियों का लेक्चर करा करके होगा। अगर मान लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है और यूजर की संख्या सामान्य है, लेकिन आप, चूंकि वो कल्चर का एक सेंटर भी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी एक मनोरंजन का केंद्र भी होता है, और सभ्यता और संस्कृति को बचाने का भी एक जरिया है, और पब्लिक लाइब्रेरी का द्वार सबके लिए खुला हुआ होता है। आप उस पब्लिक लाइब्रेरी में अगर कुमार विश्वास को बुला लिया, और कुमार विश्वास को आपने बुला करके वहां हिंदी कवि सम्मेलन कर दिया, कोई मुझे पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, उन्हें देखने के लिए लोग आ जाएंगे, उन्हें सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। और जब इंसान की फितरत है कि इंसान जब कहीं जाता है तो देखता है, और देखने के बाद छूता है, महसूस करता है। और एक लाइब्रेरियन इतना चालाक होना चाहिए, गुड सेल्समैनशिप क्वालिटी होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, लुकिंग स्मार्ट होना चाहिए। अगर ये सब गुण वाला एक लाइब्रेरियन होगा, तो वो क्या होगा कि उन लोगों को जो कविता सुनने के लिए आए हैं, लाइब्रेरी के सामग्रियों से अवगत करा देगा, और वो पुस्तकें भी उपयोग हो जाएंगी जो पुस्तक उपयोग नहीं हो रही थी। यानी एवरी बुक्स इट्स रीडर हो जाएगा। पता क्या चल रहा है कि ये सारे पॉइंट को अगर हम दिमाग में रखते हैं, तो BLIS में अगर लिखने के लिए आया तो हम लिख देंगे 16 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 16 नंबर में 14 नंबर देंगे एग्जामिनर, और 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 17 और 18 नंबर आएगा, अगर पॉइंट के साथ आप अगर अच्छे से लिख देंगे।
और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पूछ दिया गया कि ओपन एक्सेस सिस्टम किस लॉ को टच करता है, तो आपको मैं बता दूं कि पहला लॉ भी है और तीसरा लॉ भी है और चौथा लॉ भी है, लेकिन आपका आंसर होगा थर्ड लॉ। सबसे ज्यादा कौन सा लॉ? थर्ड लॉ ओपन एक्सेस सिस्टम में बे गाइड, तो थर्ड लॉ सबसे ज्यादा। क्लासिफाइड अरेंजमेंट थर्ड लॉ सबसे ज्यादा। तो आइदर आप BLIS के छात्र हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंसेप्ट अगर आपका बना, आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन गए, आप इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बन गए, आप लाइब्रेरियन बन गए, और बिहार में बाहर आ जाएगा अगर आप नॉलेज के साथ लाइब्रेरी में जाइएगा। और मैं तो खुलेआम कहता हूं, खुलेआम, कि देखो एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, विशेषज्ञ बनने की जरूरत है। और विशेषज्ञ आप कैसे बनते हैं? मेहनत मेहनत और मेहनत करके। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-4 घंटा अगर सीरियस होकर आप पढ़ लेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस विषय में। और GK GS रीजनिंग मैथ, इसको बैलेंस कर लेना है, उसका भी क्लास चलेगा। और एक एक्सपर्ट टीचर जो लगभग 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी इंजीनियर है, मैथ का माहिर, रीजनिंग का माहिर है, इंग्लिश और हिंदी का माहिर आदमी आपके सामने यूट्यूब पर फ्री क्लास उन्हें भी लाएंगे। उन लोगों के लिए खास करके अच्छा होगा जो इस पोर्शन में कमजोर हैं, और जो लोग ठीक ठाक हैं वो भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। DSSB हो, KVS हो, NVS हो, या फिर आपका बिहार लाइब्रेरियन का जो निकलने वाला है, सब में बैलेंस चाहिए। अगर कोई कह दे कि हम सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से पार, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बोल दे कि हम एक तरफ GK GS रीजनिंग मैथ लेके पार, वो झूठ बोल रहा है। बैलेंस करना होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि मैनेजमेंट को कैसे पढ़ना है, क्लासिफिकेशन को कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल को कैसे पढ़ना है, कैटलॉग पेपर को कैसे पढ़ना है, रेफरेंस को कैसे पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ना है, यानी क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, BPSC में पढ़ना है। अगर DSSB का है तो फिर उसमें पढ़ना है। बिहार लाइब्रेरियन के लिए कम से कम क्या पढ़ा जाए जिसमें हम सेलेक्ट हो जाएं, और महिला को तो 40% भी अगर आ गया तो बल्ले बल्ले। आप खुश रहें, आगे बढ़ें, कामयाब हों। एक शिक्षक की यही दुआ है, आप पढ़ने में मस्त और व्यस्त रहें। आप इतने बिजी हो जाएं पढ़ने में कि आपकी पढ़ाई इजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।